जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कुंडली का सप्तम भाव। इस पर ये विषय है आज का। इसको हम कैसे देखेंगे? देखिए, कुंडली का पहला घर जो है वो आपका जिस वक्त जन्म होता है तो पूर्व दिशा में जो भी राशि सामने आ रही होती है उसे हम पहला घर मानते हैं, और ठीक उससे 180 डिग्रीज पे सातवां घर पड़ता है। तो सातवां घर काल पुरुष कुंडली में देखा जाए तो पहला घर मेष राशि है और सातवां घर तुला राशि है। तो इसको हम जो संज्ञा देते हैं इसकी कि क्या किस पर्पस के लिए है, तो इसका पर्पस है बैलेंस करना, आपकी जीवन को बैलेंस करना, आपकी एक्टिविटीज़ जो जीवन की है उसको बैलेंस करना। इसे कलात्रा हाउस भी कहते हैं। कलात्रा वैसे तो मीनिंग होता है पत्नी, लेकिन ये दोनों के लिए ही देखा जाता है, पति या पत्नी। और बेसिकली पार्टनरशिप का घर है। बिजनेस पार्टनरशिप भी इसी से देखेंगे, आपके पति पत्नी के लिए भी यहाँ से देखेंगे। और ये घर जो है आपकी एक आउटसाइड विंडो है, क्योंकि पहले से लेके छठे घर तक हम स्वयं के बारे में बात कर रहे हैं। स्वयं, पहला घर स्वयं के बारे में, दूसरा स्वयं के परिवार के बारे में, धन के बारे में, ऐसे ही तीसरा खुद के भाई बहनों के बारे में, कम्युनिकेशन वगैरह, चौथा आपकी मदर के बारे में। तो ये सब करते करते सातवां घर जब आता है तो सातवां घर, अब यहाँ पर बाहर के लोग आ जाते हैं और वो पार्टनरशिप से आते हैं, कॉन्टैक्ट से आते हैं, और किस तरीके से आपके जीवन का पर पूरा एक नया मोड़ देते हैं और जीवन को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर देते हैं। तो इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। साथ ही में कोई सुझाव देना हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। और जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके उसकी डिटेल ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सातवां घर। अब देखिए, काल पुरुष कुंडली में तुला राशि पड़ती है यहाँ पर, जिसका मतलब है बैलेंस करना। आपको बाहर के जितने भी रिश्ते हैं, बाहर की दुनिया है, उनके साथ रिश्तों में, बिकॉज रिश्तों का घर है, बैलेंस ठीक करना होता है। वहीं से आपके पति या पत्नी भी आते हैं, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप भी वहीं से आते हैं, या आप कोई छोटे मोटे जो भी काम के सिलसिले में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या लोगों से मिलते हैं, वो सब वहीं से आते हैं। दूसरा, ये जो है काम त्रिकोण का दूसरा घर है। पहला घर तीसरा है, दूसरा घर सातवां हो गया, और तीसरा घर 11वां हो गया। काम त्रिकोण के 3 घर हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे जो शरीर के पार्ट्स हैं वो धुन्नी या नेवल के नीचे के पार्ट्स जो हैं वो यहाँ से देखे जाते हैं। और अंदरूनी जो पार्ट हैं, जैसे किडनी हो गई, यूरिनरी ट्रैक्ट हो गए, ये सब जो है आपके, और बैक बोन जो हो गई, स्पाइन वगैरह, वो भी इसी घर से देखेंगे। ये शरीर के जो पार्ट्स हैं वो इसी से देखेंगे। दूसरा, ये सातवां घर जो है, क्योंकि सेल्फ जो है, सेल्फ आपका एक किस्म से जहाँ पैदा हुए वो बर्थ प्लेस है वहाँ पर। सातवां घर क्योंकि सबसे दूर है तो इसे हम विदेश से भी जोड़ते हैं। सातवें घर में लग्नेश अगर बैठा हो तो मोस्ट लाइकली आप विदेश भी जाते हैं, सेटल भी होते हैं। तो इस तरीके के आपको परिणाम देखने को मिलते हैं। और अब बात करेंगे अब आगे कि किस किस तरीके से आपका चैलेंज भी होता है। पहला घर आप स्वयं हैं, और उससे सातवां घर आपके, क्योंकि बाहर की दुनिया है,
तो एक किस्म से चैलेंज होता है आपके लिए कि किस तरीके से आप उन लोगों से डील करेंगे, किस तरीके से आप बाहर के लोगों से अपने नाते जोड़ेंगे, किस तरीके के आप कंप्रोमाइज़ करेंगे, क्योंकि ये पार्टनरशिप का घर है, यहाँ पर कंप्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं, एक समन्वय बना के चलना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हम सातवें घर से देखेंगे। अब अलग अलग घरों से इसका अगर विश्लेषण करें तो किस तरीके से हम देखेंगे, तो दूसरा घर अगर देखें तो दूसरा घर आपका परिवार का घर होता है, लेकिन सातवें घर से ये आठवां पड़ता है, जो यानी कि मतलब आपके पति या पत्नी का आयु का भाव है। तो यहाँ से उनके आयु के भाव को ही देखेंगे, क्योंकि आपके परिवार का घर है तो पति या पत्नी का ये ससुराल का घर भी हो गया, और इसलिए कि दूसरा आपका धन का भाव है तो बाहर के रिश्ते निभाने में आपका धन भी खर्च होता है। तो ये सब चीज़ें दूसरे घर से देखेंगे। अब बात करेंगे तीसरे घर की। तीसरा घर पराक्रम का स्थान है, आपके लिए पराक्रम का स्थान है। तो और दूसरा काम त्रिकोण भी है, पहला काम त्रिकोण है। तो काम त्रिकोण का पहला घर है आपके करेज का घर है, वो करेज दिखाता है कि आप बाहर के रिश्ते किस तरीके से निभाएंगे। और सप्तम भाव से ये नवम भाव पड़ता है, यानी कि आपके पति या पत्नी का भाग्य स्थान, तो उनका भाग्य कैसा होगा, तो ये सब चीज़ें दिखाता है। साथ ही में आपके जो छोटे भाई बहन हैं वो भी आपसे, क्योंकि वहाँ से ये पांचवा घर पड़ता है, वो आपसे शिक्षा लेते हैं कि आप किस तरीके के रिश्ते निभाते हैं, किस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं दुनिया में, और अपना उनके साथ तालमेल किस तरीके से बिठाते हैं, ये उनके लिए शिक्षा होती है। तो इन सब चीज़ों से आपको सीखना पड़ता है। चौथा घर आपकी माता का स्थान है, माता के स्थान से ये चौथा घर पड़ता है। तो यानी कि आपके माता का भी सुख स्थान है, कि आपकी जो पति या पत्नी बाहर से आएंगे वो आपकी माता के लिए कैसा सुख लाएंगे, ये यहाँ से देखा जाएगा। प्रॉपर्टी वगैरह में आपको किस तरीके से फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब यहाँ से देखा जाएगा। ऐसे ही पांचवा घर आपके बच्चों का है, एजुकेशन का है, आपके रोमांच का है। और सातवां घर जो है वो आपके पति पत्नी का है। तो सातवें घर से पांचवा घर जो है वो आपके लाभ स्थान हो गया एक किस्म से। तो यहाँ से अगर आपका कोई भी अफेयर होता है, कोई भी रोमांस होता है, वो आपको उसमें आपके शादी में आपको लाभ देता है। आप शिक्षा कोई करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको लाभ देता है। सप्तम भाव को, पति या पत्नी को उसका लाभ मिलता है। तो कोई भी क्रिएटिविटी का काम करते हैं वो आपको आपके पति पत्नी के लिए भी लाभप्रद होता है। इस तरीके से देखेंगे। अब छठा भाव देखेंगे। छठा भाव क्योंकि रोग रिपु ऋण का है और सप्तम भाव से 12वां घर पड़ता है। अब 12वां घर क्या होता है, एक किस्म से सप्तम भाव का लॉस है। तो यानी कि आपके पति या पत्नी के लिए क्या खर्चे हैं, खर्चों का भी भाव है, क्या रोग वगैरह हैं, क्या दुश्मन है, तो उन सब का असर पड़ता है सप्तम भाव पर। तो ये सब चीज़ें हम छठे घर से देखेंगे। अब आठवां घर देखें सप्तम भाव के लिए, तो आठवां घर बेसिकली सप्तम से दूसरा घर हो गया। तो ये पति या पत्नी की आय का भाव हो गया, पति या पत्नी के परिवार का घर हो गया, यानी आपके ससुराल का घर हो गया। तो इस तरीके से हम इसको विश्लेषण करेंगे। पति या पत्नी के धन का भी भाव है ये। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ऐसे ही नवम भाव देखें तो नवम भाव जो है वो आपका, वैसे आपका तो भाग्य स्थान है,
लेकिन 7वें से ये तीसरा घर पड़ता है, यानी कि पति या पत्नी का जो करेज है वो कैसा होगा, उनके कम्युनिकेशन कैसी होगी, और आपको आपके आपके धार्मिक कार्यों में किस तरीके से मदद करेंगे, आपके पिता के लिए वो किस तरीके के यत्न करेंगे। तो इन सब चीज़ों से हम देखेंगे। और नवम भाव से सप्तम भाव जो है वो 11वां घर होता है, यानी आपके भाग्य का भी लाभ का स्थान। तो इस तरीके से इसका विश्लेषण करेंगे। अब देखेंगे आपके 10वें घर को किस तरीके से देखेंगे, सप्तम भाव से। सप्तम भाव जो है आपके 10वें घर से दशम भाव है। तो भावत भावम प्रिंसिपल से ये आपके कार्य क्षेत्र का भी प्रभाव करेगा, क्योंकि ये आपके रिलेशनशिप पे भी डिपेंड करेगा। आपकी पार्टनरशिप किस टाइप की है, आप बिजनेस किस तरीके का करते हैं या नौकरी करते हैं, किस तरीके की करते हैं, इन सब चीज़ों पर आपका प्रभाव पड़ेगा, आपके कामों पर प्रभाव पड़ता है, और कार्य क्षेत्र में आप उसी हिसाब से उसको एक किस्म से उसका विश्लेषण कर सकते हैं। उससे आपको लाभ होगा या नुकसान होगा, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। लाभ स्थान से अगर देखें तो लाभ स्थान से सप्तम भाव जो है नवम भाव है। तो इसका मतलब ये हो गया लाभ का भाग्य। तो आपकी पति या पत्नी आपके लिए लाभकारी है या नहीं है, उस आपके भाग्य को बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे, ये इस पे डिपेंड करेगा। शादी के बाद आपको कितना उससे फ़ायदा होता है, ये इस पर भी डिपेंड करेगा। उसके बाद बात करेंगे 12वां घर। 12वां घर जो है वो सप्तम भाव से छठा घर है, यानी कि पति या पत्नी के लिए रोग रिपु ऋण का घर है। उसके लिए आपके पति या पत्नी के लिए रोग, किस तरीके का रोग है, किस तरीके की पोजीशन है, उनके शत्रु किस तरीके के होंगे, ऋण वगैरह तो नहीं लेना पड़ेगा, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो इस तरीके से हम सप्तम भाव का विश्लेषण करते हैं। अब देखें कि अगर सप्तम भाव में किस तरीके के ग्रह जो हैं वो यहाँ पर लाभप्रद होते हैं। अब क्योंकि ये रिश्तों का घर है, तो यहाँ पर सौम्य ग्रह हमेशा अच्छे रिजल्ट देते हैं। सबसे पहले तो शुक्र जो है वो कारक ग्रह है। शादी के लिए भी ये सप्तम भाव ही देखा जाता है, और आपकी पार्टनरशिप के लिए भी सप्तम भाव देखा जाता है। तो इसलिए शुक्र ग्रह जो है वो सबसे बड़े रिलेशनशिप के ग्रह हैं, और शुक्र का मजबूत होना आपके सप्तम भाव को मजबूती देता है। उससे जो लाभ मिलने वाले होते हैं उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर सौम्य ग्रहों की बैठे हो या सौम्य ग्रहों की दृष्टि हो, ये आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होती है। लेकिन यहाँ पर क्रूर ग्रह अच्छे नहीं गिने जाते, सिवाय शनि के, क्योंकि शनि यहाँ पर एक तो अगर काल पुरुष कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो शनि यहाँ पर तुला राशि में ऊंच के हो जाते हैं। तो शनि देव यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन सूर्य क्योंकि सप्तम भाव में अस्त होते हैं, और सूर्य वैसे भी रिश्तों के भाव में बिल्कुल भी अच्छे परिणाम नहीं देते, क्योंकि उनका तेज बहुत होता है। उनकी जो आभा है, उनकी जो गर्मी है इतनी ज़्यादा होती है कि रिश्तों के मामले में वो बिल्कुल भी अलगाव लेके आते हैं, जो बिल्कुल यहाँ पर प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। मंगल का भी यहाँ होना एक बहुत अच्छा नहीं दर्शाता, क्योंकि आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा एग्रेसिव होगा, जिससे आपको काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती हैं। इसी तरीके से राहु है, तो राहु यहाँ पर अगर बैठे हो तो राहु आपको ओवर एम्बिशियस बनाते हैं, आपकी काम वासना को भी ओवर एम्बिशियस करते हैं, तो जो कि आपके लिए थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। हालांकि आपकी एम्बिशंस को पूरा भी करते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल में करना ये बड़ा एक टेढ़ा काम होता है। केतु जैसे हैं, केतु बेसिकली एक आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए ग्रह हैं,
और रिलेशनशिप में इन दोनों का कोई काम नहीं होता। तो इसलिए केतु ग्रह भी जो है सप्तम भाव में अच्छे नहीं गिने जाते। तो इस तरीके से हम विश्लेषण करेंगे। चंद्र यहाँ पर बैठे हों तो चंद्र फिर भी यहाँ पर अच्छे हैं, लेकिन फास्ट मूव करने वाले हैं। तो यहाँ पर सप्तम भाव में आपके काम बहुत तेज़ी से होंगे अगर चंद्र बैठे हो तो इस तरीके से हम इसको विश्लेषण इसका करेंगे सप्तम भाव का। आशा है आपके लिए ये काफ़ी लाभप्रद होगा। आप इससे इस जानकारी का अच्छी तरह से इसका उपयोग कर सकेंगे। बाकी व्यक्तिगत रूप में अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप उसके सिलसिले में आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर जाकर, या फिर vedicpredict.com पर लॉगिन करके और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। धन्यवाद।